हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जानने के लिए, एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जानने के लिए जिनके मरने के 50 साल बाद भी आज हम उन्हें जीनियस के नाम से जानते हैं। जब भी हम जीनियस का नाम लेते हैं तो आप सबके मन में एक व्यक्ति की परछाई बनती होगी, छाया बनती होगी, एक इमेज आती होगी। उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आज हम उन्हीं महान वैज्ञानिक के बारे में जानने वाले हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो क्या है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात। सबसे पहले तो इनका जन्म, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता जो थे इन बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में थे, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनका दिमाग जो था एक नॉर्मल बच्चे की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी माँ इनको देख करके इनकी माँ जो थी वो इनको कुपोषित समझती थी। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि उनका दिमाग जो था नॉर्मल बच्चों की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से माता पिता इनके बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि मेरे बेटे का जो दिमाग है इतना बड़ा कैसे हो गया, बाकी नॉर्मल बच्चों का तो दिमाग ऐसा नहीं होता है। जब ये बड़े हुए तो 2.5 साल की उम्र तक तो इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, ये बोलना ही नहीं जानते थे। और सबसे पहली बार जब ये बोले तो इन्होंने बोला कि एक बार ये डिनर करने के लिए बैठे हुए थे अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल में, और तभी ये बोल पड़ते हैं। ये बोलते हैं कि मॉम द सूप इज वेरी हॉट। क्या कहते हैं कि मम्मी मेरा सूप जो है बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो माता पिता आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अभी तक तो ये नहीं बोले, आज कैसे अचानक से बोल दिए। तो उनसे पूछते हैं जब, तो वो आंसर देते हैं कि अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जो है ये सूप जो है गड़बड़ है, यहाँ पास मुझे गड़बड़ी दिख गई, इसलिए मैंने बोल दिया। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। ये बचपन में ज्यादातर अकेले रहना पसंद किया करते थे, ज्यादा दोस्तों के साथ खेलते वेलते नहीं थे, जिसकी वजह से इनके दोस्त इन्हें बोरिंग ब्रदर कहा करते थे, बहुत ही ज्यादा बोरिंग कहा करते थे इन्हें। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, हरमन आइंस्टाइन, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बिजनेसमैन थे। और इनकी माता का नाम था पॉलिन आइंस्टाइन। ठीक है, स्कूल इन्होंने कहां से की, इन्होंने म्यूनिक से सबसे पहले स्कूलिंग की, हाई स्कूल तक म्यूनिक में पढ़े, जहां इनके माता पिता इनको रिलेटिव्स के पास छोड़ करके चले गए थे मिलान। ठीक है, वहां चले गए थे और म्यूनिक में इन्हें हाई स्कूल तक पढ़ाया गया। हाई स्कूल तक जब ये पढ़े तो वहां का जो स्ट्रिक्टनेस थी उस स्कूल की, वो इनको पसंद नहीं थी बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा कड़ाई थी, बच्चों को बहुत ही ज्यादा अनुशासन में रखा जाता था, इसलिए इनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से ये हाई स्कूल तक पढ़े। और हाई स्कूल के बाद ये स्कूल को छोड़ देते हैं। और एक वजह और थी स्कूल छोड़ने की, कि इनकी एक आदत थी कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा करते थे, इनके माइंड में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आया करते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा टीचरों से क्वेश्चन किया करते थे, जिसके कारण तो कई बार तो इनकी टीचरों से बहस भी हो गई थी, जिसके कारण से टीचर जो है प्रिंसिपल के पास जाके, हेड मास्टर के पास जाके शिकायत कर देते थे। तो जो हेड मास्टर थे उन्होंने एक बार इनके पिता को बुलाया, हरमन आइंस्टाइन को बुलाया, और कहा कि आपका बेटा चाहे जीवन में जहां भी चला जाए कभी भी ये सफल नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी बात कह दी इनके पिता से। ठीक है, फिर इसके बाद स्कूल इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिन के, अब बिना स्कूल के तो इनका जीवन चलने वाला नहीं था, स्कूल की पढ़ाई तो जरूरी है ना। तो कुछ दिनों बाद ये स्विट्जरलैंड चले गए, और वहां जाने के बाद इन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लेने का सोचा, लेकिन वहां एंट्रेंस एग्जाम देना था। तो उस स्कूल में इन्होंने क्या किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया वहां इस स्कूल का। तो उस एंट्रेंस एग्जाम में सारे सब्जेक्ट में इनके वेरी पुअर मार्क्स आए, बहुत ही ज्यादा गंदे मार्क्स आए। बस 2 सब्जेक्ट में गॉड गिफ्टेड थे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इनके बहुत ही अच्छे नंबर आए, जिस कारण से उस स्कूल में इनको एडमिशन मिल गया, सिर्फ मैथ और फिजिक्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक कि इनकी स्कूली शिक्षा स्विट्जरलैंड में हुई।
फिर स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये ज्यूरिक चले गए और ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के वहां पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं इनकी एक स्टूडेंट से मुलाकात होती है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक भी इन्हीं के इंटरेस्ट की तरह थी। इन दोनों की सोच बहुत ही ज्यादा मिलती थी। इनकी जो सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट थे वो सेम थे। ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर वर्क कर रहे थे, वो भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर वर्क कर रही थी। ठीक है, इस कारण से इन दोनों की बहुत ही ज्यादा मैचिंग हो जाती है, इंटरेस्ट मिल जाते हैं और ये एक दूसरे के लव में फेल हो जाते हैं। ठीक है, फॉल हो जाते हैं, लव में पड़ जाते हैं, और जिस कारण से ये शादी करने का सोचते हैं। जब शादी का प्रस्ताव रखा जाता है तो इनकी माता जो है इनके खिलाफ हो जाती हैं। ठीक है, जो इनकी माता थी पॉलिन आइंस्टाइन, वो इनके खिलाफ हो जाती हैं, क्योंकि जो मिलेवा मैरिक थी वो इनसे एज में 2 से 3 साल बड़ी थी, 2-3 साल की बड़ी थी। जिस कारण से इनकी मदर कहती हैं कि नहीं, मिलेवा मैरिक से शादी नहीं हो सकती है, ये तुमसे बड़ी है एज में, तो तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं कि 1903 में शादी कर लेते हैं दोनों। ठीक है, मम्मी के खिलाफ जाकर के, मदर के खिलाफ जाकर के मैरिज कर लेते हैं 1903 में। मिलेवा मैरिक और आइंस्टाइन की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद तो कुछ दिनों तक तो ठीक चलता रहा, इनके 2 बेटे भी हो गए, कुछ दिनों तक ठीक चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद आइंस्टाइन जो थे, थोड़ा सा इनको ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई लिखाई में, खोजबीन में, रिसर्चेस में ज्यादा। ये जहां डेस्क में जो पढ़ा करते थे उस डेस्क को ये ब्यूरो मानते थे, एक लैब माना करते थे अपनी। ठीक है, क्योंकि वहां इतना सारा सामान पड़ा रहता था डिस्कवरीज का, साइंटिस्टों वाला, तो वो तो एक बार कह भी दिए थे कि मेरी डेस्क नहीं है, ये मेरी पूरी लैब है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे अपनी डिस्कवरीज में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर वर्क कर रहे थे, सापेक्षता के सिद्धांत पर। ठीक है, तो वो प्रकाश पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, जिस कारण से वो मिलेवा मैरिक को टाइम नहीं दे पा रहे थे। और इनके बीच बहुत ही ज्यादा आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे इसी कारण से, क्योंकि अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते थे, अपनी खोज में ही लगे रहते थे। जिस कारण से 1919 में इन दोनों का तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। 16 साल इनकी शादी चलती है 1903 से 1919 तक, और फिर इन दोनों के बीच डाइवोर्स हो जाता है। मिलेवा मैरिक अलग हो जाती हैं, आइंस्टाइन अलग हो जाते हैं, और फिर उसी साल 1919 में ही ये अपनी कजन एल्सा से दूसरी मैरिज कर लेते हैं, सेकंड मैरिज कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। और फिर इनकी लाइफ एल्सा के साथ बीतने लगती है। ठीक है, इनकी एक बहन थी मारिया माजा। इनको क्या था, बचपन में बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल टॉयज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। मम्मी पापा जो इन्हें टॉयज लाके देते थे वो इन्हें खोल खाल करके अंदर देखने में इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा करता था। मशीनरी चीजों में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जब इनकी बहन का जन्म हुआ, मारिया का, जिनको माजा भी कहा जाता है, उसका जन्म हुआ, तो ये उससे भी एक बार पूछ पड़े कि तुम्हारे टायर कहाँ हैं। अपने मम्मी पापा से पूछते कि इसके टायर कहाँ हैं, उसको भी एक मशीन समझ रहे थे वो। कहते हैं इसके टायर कहाँ हैं, तब बहुत छोटे थे वो। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट था इनको मशीनरी चीजों में। ये एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर वर्क कर रहे थे, मतलब सापेक्षता के सिद्धांत के पर कार्य कर रहे थे, जिसके बारे में इन्होंने 1905 में एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने बताया कि E=mc² नाम का एक फार्मूला दिया। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, इस फार्मूला के कारण इन्होंने ये बताया कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है प्रकाश की स्पीड से, क्योंकि इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है, लाइट है, प्रकाश है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है। तो इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति प्रकाश की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, जितने स्पीड से प्रकाश चल रहा है उतनी स्पीड से कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। तो ये व्यक्ति जब प्रकाश को देखेगा तो इस व्यक्ति के लिए प्रकाश जो है स्थिर दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपल उदाहरण दूं कि जैसे कि हम कोई गाड़ी में सफर कर रहे हैं, कार में एक व्यक्ति सफर कर रहा है, वहीं उसके बगल से एक बाइक वाला उसी की स्पीड से सफर कर रहा है। कार और बाइक दोनों एक साथ चल रही हैं। जब बाइक वाला कार वाले को देखेगा तो उसको देखने पर उसे महसूस होगा कि कार वाला भी खड़ा है, और कार वाला जब बाइक वाले को देखेगा तो उसे यह महसूस होगा कि बाइक वाला भी स्थिर है, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन में है ना, चेंज नहीं हो रही, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इन दोनों को ऐसा महसूस होगा कि दोनों ही स्थिर हैं। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने बताई कि प्रकाश की स्पीड से जब कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो उस व्यक्ति को प्रकाश स्थिर दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश तो कभी स्थिर होता ही नहीं है। मतलब कि कुछ तो विरोधाभास है यहाँ पास। यहां से इनके माइंड में आया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, और इन्होंने कहा कि लाइट जो है वेव नहीं है, पार्टिकल है। ठीक है,
पार्टिकल की तरह वर्क करती है। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1905 में दिया था। और भी इनके कई बड़े बड़े योगदान थे। पार्टिकल्स के मोशन के बारे में बताया कि लाइट जो है एक पार्टिकल, उसे मोशन कैसे हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बताया। और आज तो ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल की तरह भी वर्क करती है। तो एक तरह से लाइट के डुअल नेचर हैं, दो नेचर में काम करती है ये, वेव के फॉर्म में भी, पार्टिकल के फॉर्म में भी। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि लाइट जो है एक पार्टिकल है, ना कि वेव है। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई थी? 1965 में एट द एज ऑफ 76। जब इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लाया, तो इसमें यह भी बताया कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान से कई सारी ऊर्जा निकाली जा सकती है, बनाई जा सकती है। ठीक है, किसी भी चीज के द्रव्यमान से बहुत ही बड़े अमाउंट में ऊर्जा बनाई जा सकती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके कारण से एक कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक बॉम्ब का। एटॉमिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट आया उस समय जर्मनी में, इनके शहर में नाजियों का थोड़ा शासन बढ़ रहा था, हिटलर का शासन बढ़ रहा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो ये फैसला लेते हैं कि अब हम भी बॉम्ब बनाएंगे, एटॉमिक बॉम्ब, और हमला करेंगे दूसरे देशों पर, ताकि हम और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं और सारे देश हमसे डरने लगे। तो ये क्या करते हैं कि ये एटॉमिक बॉम्ब बनाने लगते हैं। जब आइंस्टाइन को ये पता चलता है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा है मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके, तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक खत लिखते हैं। उसमें ये वार्निंग देते हैं कि ये मत बनाओ, ये बहुत ही ज्यादा घातक होगा, एटॉमिक बॉम्ब जो है बहुत ही ज्यादा घातक होगा, किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखता है। लेकिन रूजवेल्ट नहीं मानते हैं और वो बॉम्ब बना देते हैं, और उस बॉम्ब को जापान के दो शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा देते हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया जाता है तो उसका असर कई 100 वर्षों तक भी होता है, और आज भी उस शहर में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो कुपोषित पैदा होता है, विकलांग पैदा होता है। ये सिर्फ उस एटॉमिक बॉम्ब के कारण ही हो रहा है। अब जब ये चीज पता चलती है आइंस्टाइन को, तो आइंस्टाइन अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं और क्या करते हैं, ये फिर से एक खत लिखते हैं यूनाइटेड नेशन को। और यूनाइटेड नेशन को जब खत लिखते हैं संयुक्त संघ को, तो वहां एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, और वो गवर्नमेंट जो है खोजबीन करती है रूजवेल्ट के खिलाफ। लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि रूजवेल्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उनको कोई कुछ नहीं कर पाता है। और फिर आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर पीसफुल का जो मतलब प्रचार प्रसार करने लगते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो चुके थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? फिजिक्स में इनका बहुत ज्यादा योगदान था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज 1921 में मिला था। ठीक है, 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि कई सारी चीजें भूल जाते थे। एक बार तो ये टैक्सी में सफर कर रहे थे, तो टैक्सी में सफर करने जब कर रहे थे तो टैक्सी में बैठते इनको अपने घर का एड्रेस ही भूल गया। अब जब एड्रेस भूल गया तो इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, कैसे घर पहुंचा जाए। तो ये उस समय ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके थे। तो ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन का घर पता है? अब ड्राइवर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का चेहरा नहीं देखा था उस समय, तो ड्राइवर कहता है हाँ मुझे पता है, वो तो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। बोलते हैं चलो मुझे छोड़ दो उनके घर तक। जब वो उनके घर तक छोड़ने जाता है तो गाड़ी से बाहर उतरते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरा ही घर है। तो ड्राइवर पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछता है आप कौन है? तो बोलते हैं कि मैं ही अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ। फिर वो उनसे किराया नहीं लेता है और चला जाता है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें भूल जाते थे, लेकिन इनका ब्रेन जो था, आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था। इनकी डेथ के बाद इनके ब्रेन पर रिसर्च भी चली। ठीक है, और आज भी इनके ब्रेन का कुछ हिस्सा रखा हुआ है और रिजर्व करके। ठीक है, और इनकी जो डेथ थी वो 1955 में हुई थी, एट द एज ऑफ 76 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे एक जीनियस की कहानी थी, जिन्होंने इतना एटॉमिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट लाया, जिस एटॉमिक बॉम्ब को आज भी कई सारे देश यूज कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे। आई होप आपको ये बायोग्राफी आइंस्टाइन की अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो इस वीडियो से, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको नई नई चीजें मिलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट भी बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।